सूर्यमंडल, जिसे हम अपना घर कहते हैं, अंतरिक्ष में ये हमारी पहचान है, जिससे हम हमारी पूरी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी में जाने जाते हैं। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में कई सौरमंडल है, लेकिन हमारा सूर्यमंडल बाकी सौरमंडलों से जुदा है, अलग है। माना जाता है कि हमारे सूर्यमंडल की उत्पत्ति आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले हुई थी। इसका निर्माण एक नेबुला में से हुआ था। हमारी गैलेक्सी में जिस स्थान पे हमारे सूर्यमंडल का निर्माण हुआ, उस स्थान पर आज से 4.5 अरब साल पहले एक नेबुला हुआ करती थी, जो एक डेंस क्लाउड था, इंटरस्टेलर गैस और डस्ट से भरा हुआ। और इसी नेबुला के ढह जाने से, उसकी ग्रेविटी में परिवर्तन आने से ये डेंस क्लाउड आपस में जुड़ता गया और इसका सबसे बड़ा मास हमारा सूरज बना और एक डिस्क का निर्माण हुआ, जिसमें अन्य ग्रह, सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ घूमने वाले छोटे बड़े खड़क, आइस ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स जैसे अंतरिक्ष पिंड बनते गए और इस तरह हमारे सूर्यमंडल का निर्माण हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे जो मैं बातें बताने वाला हूँ, हो सकता है शायद आप उसे न जानते हो और ये बातें आपकी नॉलेज में जरूर बढ़ोतरी करेगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। आप है एक हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज से भरे चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों, किसी भी तारे के आसपास घूमने वाले ऐसे अवकाशी पिंड जो अपने सूरज की परिक्रमा करते हो और जिनका रास्ता सूरज की परिक्रमा करते वक्त किसी और बड़े अवकाशी पिंड के रास्ते में न आता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। और सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स जब मिल जाते हैं, उन्हें ग्रहमाला या प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारा एंटायर सोलर सिस्टम जिन चीजों से, जिन पिंडों से मिलकर बना है, उसमें मेनली 8 प्लैनेट है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, करीब 200 छोटे बड़े मून है, करीब 3 बड़े एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, और इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में करीब 4000 से भी ज्यादा ऐसे बड़े कॉमेट्स हैं जिन्हें हमने खोज निकाला है। लेकिन फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम का विस्तार सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ये कॉमेट्स जहाँ से आते हैं उससे भी पार एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल विस्तार है हमारे सोलर सिस्टम में, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं ओर्ट क्लाउड। और दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इस ओर्ट क्लाउड का विस्तार क्या है? दोस्तों, इस ओर्ट क्लाउड का विस्तार हमारे सूरज से, या यूं माने कि हमारी पृथ्वी से 2 प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। और हमारा सूरज इन सभी ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु और इस एंटायर ओर्ट क्लाउड को लेकर हमारी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। हमारा संपूर्ण सोलर सिस्टम करीब 8.25 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, और हमारा सूरज हमारी गैलेक्सी की एक परिक्रमा करने में पूरे 25 करोड़ साल का वक्त लेता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सूर्यमंडल में जितना मास है, जी हाँ, हमारे सूर्यमंडल में सभी ग्रहों, उपग्रहों, कॉमेट्स, सूर्यमंडल का सभी डस्ट और सूरज, इन सबको मिलाकर जितना भी मटेरियल है, जितना भी मास है, इन सभी मास का, सोलर सिस्टम के एंटायर मास का 99.86% मास सिर्फ अकेले हमारे सूरज का है। इतना बड़ा है हमारा सूरज। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सूरज की सतह, उसकी सरफेस का टेम्परेचर क्या है? तो हमारे सूरज की सतह का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है, और उतना ही टेम्परेचर हमारी पृथ्वी के कोर का है। लेकिन हमारे सन की, यानी हमारे सूरज की कोर का, उसका भीतरी टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी कि करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, लेकिन करीब इतना ही टेम्परेचर, यानी कि करीब मोर देन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूरज की सतह से भी ऊपर, उसके बाहर, उसके सोलर विंड में पैदा होता है। ये सोलर विंड हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने के कारण होते हैं, और जो 900 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जो कभी पृथ्वी पर भी हिट होते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है सूरज पर कोई आग नहीं लगी है? जी हाँ, हम जिस तरीके से सूरज को गर्म समझते हैं, वो उस तरीके का गर्म नहीं है। दरअसल सूरज पर हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने के कारण वहाँ पर फ्यूजन जो होता है, उसके चलते वहाँ पर फोटोन के पार्टिकल्स अलग होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो गर्मी है वो इन पार्टिकल्स के फ्यूजन की वजह से है। मतलब गर्मी तो है, लेकिन वहाँ पर कोई आग नहीं जल रही।
फैक्ट नंबर 6, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह शामिल है, जिसमें मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। इस लिस्ट में पहले प्लूटो भी शामिल था, जो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन प्लूटो को साल 2006 में ग्रहों के लिस्ट से निकाल दिया गया। अब दोस्तों, हमारे प्यारे प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से क्यों निकाल दिया गया? तो दोस्तों, मेनली 2006 में एक ग्रह को सर्वसम्मति से मानने वाली नई डेफिनेशन बनी। इस डेफिनेशन की चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि किसी अवकाशी बॉडी को ग्रह कब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रह को ग्रह ऐसे ही नहीं माना जाता, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज है जो उस प्लेनेट को पास करनी पड़ती है, जिसमें सबसे बड़ी और पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि किसी भी अवकाशी पिंड को प्लेनेट तभी माना जाएगा जब वो अपने तारे की, अपने सूरज की परिक्रमा करता हो, जो प्लूटो करता था। दूसरी एलिजिबिलिटी ये थी कि वो अवकाशी पिंड इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी ग्रेविटी से खुद का एक स्पेरिकल शेप बनाता हो, यानी कि गोलाकार हो। जब भी दोस्तों कोई अवकाशी पिंड बहुत बड़ा होता है, तब वो अपने आप ही एक स्पेरिकल शेप बना लेता है और वो गोलाकार ही होता है। इसलिए अंतरिक्ष में सभी ग्रह या बड़े उपग्रह या सन गोलाकार दिखाई देते हैं, और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी प्लूटो एलिजिबल होता था। ग्रह को ग्रह बनाने की और एक डेफिनेशन ये है कि जो भी ग्रह होगा वो अपने सूरज की परिक्रमा करते वक्त उसके रास्ते में आने वाले सभी पार्टिकल या छोटी बड़ी अवकाशीय बॉडी को क्लीन कर देना चाहिए। मतलब उसके रास्ते में ऐसा कोई छोटा बड़ा आइस ऑब्जेक्ट या कोई छोटा बड़ा खड़क नहीं आना चाहिए, और अगर वो आए तो ये पिंड उसे अपनी ग्रेविटी से खींच कर अपने में समा लेना चाहिए। यानी कि जो भी अवकाशी पिंड अपने ऑर्बिट का रास्ता साफ सुथरा क्लीन रखे, उसे ही प्लेनेट माना जाएगा। चौथी डेफिनेशन ये है कि ग्रह वही होगा जो किसी और का सैटेलाइट नहीं होगा। यानी कि कोई भी अवकाशी पिंड अगर अपने से बड़े किसी और अवकाशी पिंड की परिक्रमा करता हो जो सन नहीं है, कोई प्लेनेट है, तो उसे प्लेनेट नहीं माना जाएगा। और दोस्तों, प्लेनेट को प्लेनेट मानने वाली सबसे आखिरी एलिजिबिलिटी साल 2006 में गढ़ी गई, और इस एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई भी अवकाशी पिंड ग्रह तभी माना जाएगा जो दूसरे ग्रह की ऑर्बिट कक्षा में, यानी कि दूसरे ग्रह के ऑर्बिट के रास्ते में न आता हो। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्लूटो फेल हो गया। हमारा प्लूटो सूरज की परिक्रमा करते वक्त नेपच्यून की ऑर्बिट कक्षा से पसार होता है, नेपच्यून का रास्ता काटता है। और दोस्तों, इसी डेफिनेशन के चलते प्लूटो को साल 2006 में ग्रहों के लिस्ट से निकाल दिया गया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आमतौर पर किसी भी ग्रह का तापमान उससे ग्रह के और उसके सूरज के बीच की दूरी पर निर्धारित होता है, और हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह है मर्क्यूरी। तो आमतौर पर शायद यही लगेगा कि मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह, द हॉटेस्ट प्लेनेट, मर्क्यूरी नहीं लेकिन वीनस है। और इसका कारण ये है कि मर्क्यूरी पर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर नहीं है और वीनस का एटमॉस्फेयर डेंस है, इसलिए सूरज की जो भी गर्मी आती है वो वीनस प्लेनेट सोख लेता है, और इस कारण उसकी सतह मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म रहती है। आपको बता दूं कि प्लेनेट मर्क्यूरी का एवरेज टेम्परेचर है 167 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्लेनेट वीनस का एवरेज टेम्परेचर है 467 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और करीब 59 मिनट का वक्त लेती है, और इन 365 दिन को 1 अर्थ ईयर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मर्क्यूरी सूरज के इतने पास है कि वो सिर्फ पृथ्वी के 28 दिनों में सूरज की परिक्रमा कर लेता है। और दोस्तों, प्लेनेट नेपच्यून सूरज से इतना दूर है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में, उसे अपना 1 साल कंप्लीट करने में 165 अर्थ ईयर लगते हैं। फैक्ट नंबर 9, फ्रेंड्स, अगर हमारे सूर्यमंडल के सभी ग्रहों के दिन की बात करें तो जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का है। वैसे ही क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कम अवधि का दिन किस प्लेनेट का है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये दिन गुरु का, यानी कि प्लेनेट जुपिटर का है। प्लेनेट जुपिटर अपनी धरी पर सिर्फ 10 घंटे में पूरा घूम जाता है, इसलिए जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है। जबकि प्लेनेट जुपिटर पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, करीब 1300 पृथ्वियां उसमें समा सकती है। लेकिन फिर भी
उसका दिन सूर्यमंडल में सबसे छोटा है क्योंकि उसकी सतह 50,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही है। आपको बताता चलो कि ऐसे ही प्लेनेट मार्स का दिन 25 घंटे का है, प्लेनेट सैटर्न का 11 घंटे का, प्लेनेट नेपच्यून का 17 घंटे का और प्लेनेट यूरेनस का 16 घंटे का दिन है। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्लेनेट मर्क्यूरी बहुत ही छोटा है लेकिन अपनी धुरी पर बहुत ही कम रफ्तार से घूमता है और जिस वजह से प्लेनेट मर्क्यूरी का एक दिन बनता है 1408 घंटे का। अगर आपको दिन में बताऊं तो पृथ्वी के करीब 58 दिन और 15 घंटे गुजरने के बाद मर्क्यूरी का एक दिन होता है। पर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का लॉन्गेस्ट डे वीनस का है जो है 5832 घंटों का, यानी पृथ्वी के 243 दिन बराबर शुक्र का एक दिन होता है। और इस हिसाब से शुक्र ग्रह का एक दिन शुक्र ग्रह के एक साल से भी बड़ा है और इसलिए प्लेनेट वीनस हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट में अपनी धुरी पर सबसे कम गति पे यानी कि स्लोली घूमने वाला प्लेनेट है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारा चंद्रमा, हमारा चांद पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। यह गति दोस्तों आपको अभी बहुत कम लग रही होगी लेकिन अरबों साल बाद चंद्र पृथ्वी से बहुत दूर चला गया होगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आपको पता है हर 15 वर्ष के बाद शनि के जो वलय है, जो उसके रिंग है, वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। वैसे तो दोस्तों शक्तिशाली टेलीस्कोप से शनि के वलय पृथ्वी से बहुत ही खूबसूरती से दिखते हैं, लेकिन हर 15 सालों में एक वक्त ऐसा भी आता है जब शनि के ये वलय पृथ्वी से किसी भी टेलीस्कोप से देख नहीं सकते। और ऐसा समय तब आता है जब शनि, पृथ्वी और उसके वलय एक ही पटल पर आ जाते हैं और वहां पर एक ऐसी क्षितिज बनती है जब हमें सिर्फ शनि ग्रह ही दिखाई देता है, उसके वलय नजर नहीं आते। प्लेनेट सैटर्न के जो ये वलय बने हैं, जो छल्ले बने हैं, वो छल्ले रॉक्स, आइस और छोटे बड़े खड़कों से मिलकर बने हैं। आमतौर पर वहां पर ये आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं और वो धीरे धीरे शनि में गिर रहे हैं और करोड़ों साल बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्लेनेट सैटर्न अपने वलय को खो देगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि करोड़ों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्लेनेट मार्स अपने वलय बनाएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आप जानते हैं यूरेनस प्लेनेट उल्टा घूमता है? जी हाँ फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट और लगभग सभी ऑब्जेक्ट सीधे घूमते हैं, लेकिन यूरेनस प्लेनेट अपनी धरी पर उल्टा घूमता है, यानी कि वो 90 डिग्री टिल होकर घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने जब ये पाया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा। और वैज्ञानिकों ने एक थियरी बनाई कि शायद दूर के भूतकाल में यूरेनस से कोई चीज, कोई बड़ा पिंड टकराया होगा जिसने यूरेनस को टिल कर दिया और तब से वो अपनी धुरी पर उल्टा घूम रहा है। मतलब यूरेनस जैसे सन की परिक्रमा कर रहा है, आपको लगेगा वो लेटे लेटे कर रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं और कमेंट में आप भी अगर हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और फैक्ट्स जानते हैं तो उसे जरूर लिखें, हम भी पढ़ना चाहेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे व्लॉगिंग चैनल पर हमने व्लॉगिंग सीरीज शुरू कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और जाकर द गोसाई को जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ के भी वीडियोस देखें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे फ्रेंड, टेक केयर।